मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री की पहली रैली के संबोधन में ये कहना कि कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने में लग जाते हैं, नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, तो इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। क्या ये तेजस्वी यादव के लिए कहा गया था? क्या प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव की रैलियों में जुट रही भीड़ से जो जुड़ी चर्चाएं हैं उनकी ओर इशारा कर रहे थे? बहरहाल तेजस्वी तो इससे बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली आज शाम 6 बजे और कहा कि ये इशारा मेरी तरफ ही है। आइए सुनते तेजस्वी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो तेजस्वी खुद को एक युवा चेहरे और नई सोच के तौर पर पेश करने की कोशिश में है, जो जाति धर्म से ऊपर है और रोजगार, किसान, युवा और मजदूर सम्मान की बात कर रहा है। इन चुनावों का एजेंडा सेट करने का श्रेय भी जो आंकलन किया जा रहा है उन्हीं को दिया जा रहा है। रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया कि बीजेपी को भी रोजगार देने का वादा करना पड़ा। क्या वाकई हमारे देश में चुनावी मुद्दे आम जनता से जुड़े हो सकते हैं? क्या चुनाव जाति, पाति, धर्म से ऊपर उठ सकते हैं? बहरहाल प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि दोबारा एनडीए की सरकार ही यहां पर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये सफाई भी दी कि पिछले 15 वर्षों में ज्यादा काम क्यों नहीं हो सका, क्योंकि नीतीश कुमार तब एनडीए में नहीं थे और यूपीए रास्ते में रोड़े अटका रहा था। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव के राज की भी याद दिलाई, जंगल राज का जिक्र किया, जब समाज में असुरक्षा का भाव था, शाम होते ही सब बंद हो जाता था। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। तो प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान का स्टेज पर उनको याद किया, जिससे वो भ्रम बरकरार रहा जो चिराग पासवान के रुख से पैदा हो गया है।
बीजेपी खेमे में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, असमंजस में है कि चिराग का समर्थन करें या नीतीश कुमार का। चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारे में। नीतीश कुमार के खिलाफ यहां तक वो कह चुके हैं कि घोटाले में शामिल हुए तो जेल भेजे जा सकते हैं। चिराग पासवान से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। थोड़ा सा अंश आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी को जेल नहीं, जिन लोगों ने 7 निश्चय में घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और अगर ये भ्रष्टाचार की आंच मौजूदा मुख्यमंत्री तक भी आएगी तो संभवतः वो भी जेल जाएंगे। बहरहाल राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार में जुटे। आज तेजस्वी यादव के साथ नवादा के हिसुआ और भागलपुर में रैलियां की, जहां उन्होंने केंद्र की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने बिहार और केंद्र सरकार की लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की परेशानियों और जो मजबूरी की अनदेखी हुई उसको यहां की जनता को याद दिलाया। पूरे देश में हम लॉकडाउन कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री ने 1 मिनट ये नहीं सोचा कि बिहार के जो मजदूर हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा, उनको खाना कहां से मिलेगा, उनको पीने का पानी कहां से मिलेगा। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि बिहार के मजदूर हजारों किलोमीटर बिना पानी, बिना भोजन, मरते पिसते बिहार की ओर चले। प्रधानमंत्री ने आपको ना बस दी, ना गाड़ी दी, ना ट्रक दी, ना रेलवे। तो तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद थे। उन्होंने आज फिर ऐलान किया है कि 9 तारीख को लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे और 10 को नीतीश कुमार की विदाई होगी। 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं। आज जो रैलियां हुई उनका आंकलन करने के लिए मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, केसी त्यागी, प्रवक्ता जेडीयू, देश रत्न निगम, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और साथ ही प्रेमचंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। तो मृत्युंजय तिवारी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। आरजेडी आज काफी उत्साहित होगी। एक तरफ से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तेजस्वी ने, इशारों में उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनकी ओर इशारा किया है कि वो एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, ऐसा है? देखिए, तेजस्वी यादव जी के प्रति जो बिहार की लोगों में एक उम्मीद और आशा की किरण जगी है, और जो तेजस्वी यादव जी में बिहार की जनता अपना भविष्य देख रही है, उससे कहीं न कहीं आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में ये लगा कि वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी के बढ़ती स्वीकार्यता और लोकप्रियता से घबराए हुए। और तेजस्वी यादव जी को लोग हवा बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो जनसैलाब आ रहा है उनके सभाओं में, ये बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव जी किस तरह से अब जनता के दिलों पर राज करने लगे। असली बौखलाहट तो वह है एनडीए को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी बोलकर गए, लेकिन बहुत उम्मीद थी लोगों को। तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट करके सुबह कहा था कि बेरोजगारी पर बोलेंगे, विशेष पैकेज पर बोलेंगे, विशेष राज्य के दर्जे पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इसकी जिक्र नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार के लोगों में संस्कार है, स्वाभिमान है, सम्मान है, लेकिन ये कहना प्रधानमंत्री जी भूल गए कि बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाना भी नामुमकिन है और आसान नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री, लेकिन जो ये तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि प्रधानमंत्री उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ अति उतावलापन तो नहीं है कहीं? ये बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे इस आंकलन में तेजस्वी? नहीं, देखिए, जल्दबाजी का कहां सवाल। उन्होंने कहा कुछ लोगों के लिए हवा बनाया जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए किसके लिए? नेता लड़ाई किनसे है? आदरणीय नीतीश कुमार जी की लड़ाई श्री तेजस्वी यादव जी से है। एक और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
के टीम का कप्तानी कर रहे हैं बिहार में आदरणीय नीतीश जी, और एक तरफ तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी मिलकर के तेजस्वी यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ। तो आखिर हमारे आमने सामने की लड़ाई तो हम ही दोनों में है ना। ठीक है, हमारे साथ केसी त्यागी जी भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ देश रत्न निगम जी भी हैं। त्यागी जी, मैं आपसे आपका आंकलन समझना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में और शुरुआत में ही इस नई शक्ति का जिक्र क्यों किया, क्या आपका आंकलन है? निधि जी, प्रधानमंत्री के संबोधन को ठीक से समझने की और उसके इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं अपने कैबिनेट कोलीग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रघुवंश बाबू को भी अगर श्रद्धांजलि देते हैं तो कुछ लोग भी उसमें अपना पक्ष ढूंढते हैं। क्या हमारी भारतीय परंपराएं नहीं कहती हैं कि प्रधानमंत्री बिहार में जाएं और जो अपने कैबिनेट कोलीग को श्रद्धांजलि दें? इसमें भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें भी पॉलिटिक्स है, नंबर एक। नंबर दो, सासाराम वो जगह है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के यह भी संदेश दे दिया कि कुछ लोग जो मेरा और मेरी पार्टी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं वो गलत है। नंबर तीन, प्रधानमंत्री ने नीतीश जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में ही संभव है विकास। नंबर चार, प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 4 पार्टियां हैं और यहां पर वही एनडीए है। अब कुछ लोग अगर प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, नड्डा जी का नाम लेके कहे कि नहीं हम भी उनके वाहक हैं, और मैं आपके चैनल पे बहुत सम्मानजनक तरीके से कहना चाहता हूं कि 45 साल मेरे भी रामविलास जी के साथ गुजरे। मैं कोई अप्रिय कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कलयुग में एक ऐसा हनुमान भी पैदा हुआ है। सतयुग में जो हनुमान था वो राम के इशारे पर लंका दहन करने के लिए गया था, और एक कलयुग का हनुमान है जो अयोध्या में आग लगाने के लिए तैयार है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना नड्डा जी ने कहा, ना मोदी जी ने कहा, न किसी ने कहा, आप अपने आप ही हनुमान बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत कैटेगरिकली कहा उन लोगों के लिए जो लोग पहले सरकार में थे, उनकी इनकी तुलना करने के लिए उन्होंने नीतीश जी की तारीफ की, और आरजेडी के शासनकाल के बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए। एक पॉइंट त्यागी जी, मुझे शायद कहना तो नहीं, याद नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन अब ये समय आ गया है कि जेडीयू को आश्वस्त अपने आप को महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ की। क्या हुआ ऐसा 15 सालों में? क्योंकि पिछले चुनावों में नीतीश कुमार की तो इतनी चर्चा होती थी, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया, इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं निकलकर वोट करने आई। इस बार क्यों कोई चर्चा नहीं है? और आपने रामविलास पासवान का जिक्र किया, रामविलास पासवान जी को तो सभी उसी शिद्दत से याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से खुली जंग छेड़ी हुई है नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रधानमंत्री जिक्र भी करते हैं उस पार्टी का आज स्टेज में जहां पे नीतीश कुमार बैठे हुए थे। तो आहत नहीं है जेडीयू? जेडीयू के आगे की रणनीति क्या नजर आ रही है एलजेपी के संदर्भ में? ऐसा है कि मैंने पहले भी आपसे कहा निधि जी, रामविलास जी हम सब लोगों के कॉमरेड रहे हैं, दोस्त रहे हैं, साथी रहे हैं, लिहाजा कोई भी टिप्पणी में ऐसा नहीं करना चाहता कि उस दिवंगत आत्मा के प्रति जरा सा भी असम्मान कहीं से दिखे। रामविलास जी अगर होते ठीक ठाक तो आज वो एनडीए में होते। उनके पुत्र जल्दबाजी में, उनके लिए भी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे की तरह से हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल चिराग पासवान जी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए, यह मुख्य विरोधी पार्टी भी नहीं कह रही है, यह कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। जिस दिन नीतीश कुमार भ्रष्ट हो जाएगा, देश में ईमानदार आदमी ढूंढने में मुश्किल हो जाएंगी। तो थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। नीतीश कुमार की बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है सर, करना चाहता बिल्कुल। तो राजनीति में इसे कैसे देखिए? स्टेज पर ही नीतीश कुमार की मौजूदगी में अगर प्रधानमंत्री याद करते हैं, किसी तरह से भी चेतावनी नहीं देते हैं चिराग पासवान को, तो इसको कैसे देखें हम? क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है चिराग पासवान के इस रुख को? क्योंकि वो तो खुलेआम अपने आप को हनुमान कहते हैं, प्रधानमंत्री की वो श्रद्धा से बात करते हैं।
आप प्रधानमंत्री के उनको सामने अगर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें तो आपको निराशा होगी। बाकी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो पटना में आके घोषणा करके चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री के नाम का फोटो का दुरुपयोग करेगा उनके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र है, सब अपनी बात कहते हैं। अमित शाह जी जिनका वो अपने आप को बताते हैं कि वो मेरे गार्जियन हैं, वो कह चुके हैं कि ज्यादा सीट मांग रहे थे और ज्यादा सीट नहीं मिली तो बागी हो गए, मैंने नहीं निकाला, वो अपने आप चले गए छोड़ करके। तो जो हमारा पुराना एक साथी अलाई है वो इस तरह की भाषा बोलने लगे सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए, तो मैं अफसोस से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सिर्फ मेरे डिस्कशन का सेंटीमेंट हिस्सा है? रामविलास जी के क्या साथ ये हैं। सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए? देशरत्न निगम जी, आपका क्या आकलन है? जो चिराग पासवान का रुख है, अभी आपने सुना हमारे सहयोगी मनीष कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा अगर किसी घोटाले में नीतीश कुमार का नाम आया तो वो भी जेल जा सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें सारे लोग प्राइम मिनिस्टर के करीब आने की सोच रहे हैं। उनकी एक जो वोट इकट्ठा करने या वोट कैचिंग अपील है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आज की डेट में। तो ये राजनीति बड़ी रोचक हो गई है बिहार की। चिराग पासवान कहते हैं मरते दम तक मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीति, देखिए, जनता को मूर्ख हम नहीं समझ सकते। जनता बड़ी, बिहार की जनता आप देखेंगे राजनीतिक तौर पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है और अवेयर है और स्मार्ट है। तो उनको पता है जिसने काम किया है जमीन पर, जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो आप लालटेन का युग देख लीजिए और एलईडी का युग देख लीजिए, आपको साफ पता लग जाएगा क्या है। आप एयरपोर्ट दरभंगा में छठ के वक्त खुलने वाला है, गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, आईएम खुल गए और आपके आईआईटी भी वहां पर खुल गए। की बात कर रहे हैं और जो तेजस्वी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं चर्चा में प्रेमचंद्र मिश्रा जी को लेकर आऊंगी, कांग्रेस के हैं। मिश्रा जी, आपने सुना देशरत्न निगम जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के करीब सब आते हुए दिखना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री एक क्राउड पुलर है। प्रधानमंत्री का एक उनका जादू चलता है वहां की जनता पर, देश की जनता पर। आपका आकलन क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में बिहार की जनता से कई प्रकार के वादे किए हैं और घोषणाएं की, लेकिन उनमें से एक भी वादा का क्रियान्वयन नहीं हुआ। वो घोषणाएं जुमला बन के ही रह गया। वही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी विश्वसनीयता को बिहार के लोगों के समक्ष एक तरह से खोया है और नीतीश कुमार जी के प्रति इतना आक्रोश है लोगों में कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कि नहीं, इस सरकार को बदलना है। अब प्रधानमंत्री, आपने ठीक कहा कि लोजपा को लेकर जो कंफ्यूजन है, आज प्रधानमंत्री जी ने उसे और एक तरह से पुष्टि कर दी। नीतीश कुमार जी के समक्ष मंच पर उन्हें रामविलास जी को याद करना, उन्हें अपना मित्र बताना और उनके प्रति कई अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, मैसेज उन्होंने दे दिया। तो जिस तरह से बिहार में इनका गठबंधन बना है और जिस तरह से बिहार की उपेक्षा की गई है, इवन कोरोना में भी लगभग 2 महीने तक नीतीश जी चिट्ठी लिखते रहे कि आप हमें आईसीयू बेड दीजिए, हमें वेंटिलेटर दीजिए, नहीं दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि 12 करोड़ की आबादी है बिहार में और सिर्फ 504 वेंटिलेटर हैं बिहार में। इससे आप कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे? 11,000 डॉक्टरों के पोस्ट खाली हैं, अस्पतालों की बदहाली है, टीचर्स 1.5 लाख से ऊपर टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है, रोजगार नहीं है, सारे चीनी मिल, जूट मिल सब बंद है। और आप कह रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत कुछ किया और बिहार में डेवलपमेंट किया। बिहार में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ सिवा भ्रष्टाचार के। ठीक है, आप भी भ्रष्टाचार की बात करें। त्यागी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री ने एक और बात अपने संबोधन में कही जो मैंने सुनाई भी बाइट। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि 15 साल में ज्यादातर समय जो जेडीयू सरकार थी वो एनडीए के साथ नहीं थी, यूपीए काम में रोड़ा अटका रहा था। तो ऐसे में क्या जो कामकाज से निराश है खुद प्रधानमंत्री बिहार के, इसलिए एक तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जनता के सामने सासाराम की रैली में? नहीं, मैं दूसरा उसका आपको घटनाक्रम याद दिलाना चाहता हूं। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं एनडीए के। उस समय दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है और मेरे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, आरजेडी के भी और कांग्रेस के भी। उस समय कई करोड़ बिहारियों के हस्ताक्षर लेकर के हम लोग दिल्ली जाते हैं और जाकर के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
चिदम्बरम साहब उस समय वित्त मंत्री हैं। जो हम लोगों को जवाब मिलता है वो ये है कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जो 10 साल थे उसमें लालू जी भी और रामविलास जी भी यूपीए में थे और मिनिस्टर थे। यद्यपि दोनों में इतना विवाद था कि 2005 में दोनों की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ गई, एलजेपी वर्सेस आरजेडी। 2005 का मैं फरवरी का जिक्र कर रहा हूं, फिर 2000 अक्टूबर का 2005 का जिक्र कर रहा हूं। तो अभी की बात कर रही हूँ ना, प्रधानमंत्री क्या अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू सरकार से? इस पर निधि मुझे भी कुछ कहना नहीं दीजिए। नहीं, उन्होंने ये ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन तो आप कर रही हो निधि जी। उन्होंने कहा कि पहले यूपीए की सरकार थी, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, फिर 1.5 साल तक हम और प्रधानमंत्री की पार्टी अलग थे। अब 3.5 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा एनडीए आया है और जितनी संभव मदद हो सकती थी केंद्र सरकार ने उतनी संभव मदद की है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं आपको वैसे बता दूं, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने मदद की है। अब तेजस्वी यादव ने उत्साह में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत योजना से 1 रुपए भी बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है? एक तरह से तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री से भी सवाल उठा लिए कि भाई 2015 में अगर 35 घोटाले पड़े गए थे नीतीश जी के खिलाफ, 25 और जुड़ गए, 60 हो गए, तो इन घोटालों की चर्चा क्यों नहीं हो रही? मैं आपसे त्यागी जी ये सवाल समझने की कोशिश कर रही हूँ। स्थिति क्या इस समय बड़ी मुश्किल की स्थिति में है नीतीश कुमार? वो है तो एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कामकाज से क्या प्रधानमंत्री खुश नहीं है? निधि जी, प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल से इतने खुश हैं कि कई सभाओं में उन्होंने पहले भी जब वर्चुअल रैली की, उन्होंने कहा नीतीश कुमार हैं तो बिहार में सब चीज संभव है। एक अंग्रेजी कहावत है कि शैतान बाइबिल पढ़ रहा है। पिताश्री भ्रष्टाचार में, घोटाले में, रांची जेल में है, इसलिए नीतीश कुमार को भी लालू प्रसाद यादव जी की श्रेणी में रखो। ये प्रयास आरजेडी का है। 35 घोटाले थे तो नीतीश कुमार पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं निधि जी, नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा था जब चिदम्बरम जी से मिलकर ये लोग आए, तो नीतीश जी ने कहा कि जो सरकार हमें विशेष राज्य का दर्जा देगी हम उसके साथ जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, नीतीश जी उनके साथ चले गए और केंद्र ने कह दिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तो फिर नीतीश जी क्यों उनके साथ है? नंबर 2, जिन बातों का ये उल्लेख कर रहे हैं कि यूपीए के समय बिहार में रोरा अटकाया गया, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आज तक नीतीश जी ने ये नहीं कहा, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। और 15 साल से अब सत्ता में बैठे हैं, बिहार की सत्ता में बीजेपी और जेडीयू, और उसके बाद बिहार की बदहाली है, बेरोजगारी है, एक कल कारखाना नहीं लगा 15 सालों में। बिजली के लिए जो इतने लंबी चौड़ी बात करते हैं ये लोग, बिजली का 1 मेगावाट उत्पादन बिहार में नहीं है, ये खरीदते हैं। बिहार को खरीदार बना दिया है इन लोगों ने, बिहार को कर्जदार बनाया है इन लोगों ने। बात करते हैं डेवलपमेंट की, जिस अस्पताल में एक बेड पर डेड बॉडी पड़ा रहता है 2 दिनों तक और दूसरे बेड पर कोरोना पेशेंट रहता है, आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति है बिहार के अस्पतालों की। और ये बात करते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। थोड़ी बारिश होती है पटना में तो पूरा वाटर लॉगिंग होता है और अस्पतालों में। मिश्रा जी, कोरोना से डील करने में तमाम हमारे राज्यों के तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी स्थिति सामने आई है और बारिश के बाद जो स्थितियां होती हैं, लेकिन क्या वो जो मूल मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी कि नहीं? अब मैं मृत्युंजय जी आप ही के पास आपसे पूछना चाहूंगी, आज तेजस्वी यादव ने सासाराम की रैली में भी ये उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं जात पात की राजनीति नहीं करना चाहता, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं रोजगार की, किसान की, आम जनता की बात करना चाहता हूँ, लोगों को रोजगार मिले। क्या वाकई में उन पे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि उन्हीं की पार्टी ने भ्रष्टाचार भी किया है, हम जानते हैं उनके पिता कहाँ हैं, हम जानते हैं कि वो उस दौर को लोग याद दिलाते हैं और उससे लोगों के मन में भय पैदा होता है कहीं वापस फिरौती वाला माहौल ना आ जाए। जो एक नई बात कर रहे हैं तेजस्वी, उस पर यकीन कैसे करें? देखिए निधि जी, सबसे पहली बात तो तेजस्वी यादव जी 18 महीने तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे और नीतीश जी के साथ ही रहे। क्या उनको डिप्टी सीएम रहते हुए कोई दाग उनके ऊपर है? इसके बाद उनका बाकी का कार्यकाल ऑपोजिशन लीडर के रूप में रहा, उसमें भी आप देख लीजिए जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने
ऑपोजिशन लीडर रहते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जो पब्लिक के इशू थे उसको उठाया, और हर मोर्चे पर आज अगर बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, भूखमरी की बात हो रही है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये तो क्रेडिट है तेजस्वी यादव जी का। अभी तो ये लोग धारा 370, आतंकवाद, पाकिस्तान, इसी पर बात कर रहे थे। त्यागी जी, क्या ये धर्म और जाति से हम ऊपर उठ सकते हैं, या सिर्फ ये चुनावी भाषणों में होता है? नहीं, मैं अपने मित्र मृत्युंजय तिवारी जी को करेक्ट करना चाहता था। नीतीश कुमार जी राजगीर में थे, तो हमको पता चला कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे छापे लगे हैं, ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए, डिस्प्रपोर्शनेट के मुकदमे चले। तो ऐसा नहीं है मृत्युंजय जी, और हमारे लिए असंभव हो गया था अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिफेंड करना, तभी यह गठबंधन टूटा और फिर एनडीए दोबारा अस्तित्व में आया। तो ये इन फैक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनकम टैक्स का छापा डाला, सीबीआई का छापा डाला, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट पाए गए, वो जब्त भी हुए, दिल्ली में फार्म हाउसेस जब्त हुए। सर कोई कार्रवाई तो नहीं ना हुई अभी तक, उसका क्या हुआ, जो छापा क्यों पड़ा, ये भी बिहार की जनता जानना चाहती है सर। त्यागी जी, ये छापा तो इसीलिए पड़ा था कि एनडीए बीजेपी को सत्ता में आना है। बीजेपी तो दिल्ली में सत्ता में पहले से ही बैठी हुई थी। चलिए, अंत में मेरे पास थोड़ा ही समय। कांग्रेस, मिश्रा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँ, क्या वाकई में मुद्दे बदल सकते हैं, जात पात धर्म से ऊपर उठ सकते हैं, जो तेजस्वी बात कह रहे हैं? क्या वाकई में इससे इस बार नई तस्वीर बन सकती है बिहार में? बिल्कुल, बिहार में बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र में डाला है कि रोजगार क्रिएट करेंगे, हम 1500 रुपए तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, लड़कियों की शिक्षा केजी टू पीजी मुफ्त दी जाएगी, और जो सबसे बड़ा काम है, जो चीनी मिल बंद पड़े हैं, जूट मिल बंद पड़ा है, कहीं कोई उद्योग धंधा नहीं है, हम उस माध्यम से रोजगार उत्पन्न करेंगे। और जो खाली पद पड़े लगभग 5 लाख के करीब वैसे पोस्ट हैं जिस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वो हम तत्काल अपॉइंटमेंट करेंगे। तो रोजगार को दूर करने को लेकर जो एक बड़ा कदम कांग्रेस और आरजेडी ने उठाया है, ठीक है मिश्रा जी, वाकई में अभी तो पहला चरण का मतदान में 4 दिन है, और आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां की हैं बिहार में, उसी का आकलन करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह से चुनाव की वोटिंग की डेट करीब आती जाती है, उस तरह से उत्साह बिहार के लोगों में बढ़ रहा होगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश के बुनकरों पर एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश में बुनकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। बुनकर अब अपने पावरलूम को बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और अब वो विरोध करेंगे। विरोध पावरलूम पर बिजली के बिल के लिए नए स्मार्ट मीटर लगाने का हो रहा है। बुनकर पावरलूम बंद करके सड़कों पर उतरे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि 2006 से हमें सस्ते रेट पर काट से सब्सिडी से बिजली मिलती थी। अब हमें जो है कमर्शियल में डाल रहे हैं योगी सरकार। अब जो हम अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करेंगे? मैं 1 लूम चलाता हूँ, 2 लूम चलाता हूँ, हमारे यहाँ मजदूर लगे हैं, काटी भरने वाले, अंटा भरने वाले और वार्पिंग चलाने वाले। जब हम कमर्शियल में चले जाएंगे तो हमें बचेगा क्या? हमें कुछ नहीं बचेगा, हमें सिर्फ एक फाका बचेगा। बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर बुनकरों का यह विरोध पहली बार नहीं है। इसके पहले 1 सितंबर से शुरू आंदोलन के पहले दौर में 15 दिन तक पावरलूम ठप किए थे। तब सरकार इनके नुमाइंदों से मिली और आश्वासन दिया कि हड़ताल खत्म करने पर अच्छी स्कीम देंगे।
लेकिन 1.5 महीने गुजर जाने पर भी कोई स्कीम नहीं आई, बल्कि बिजली विभाग बकाये के भुगतान के लिए डंडा चला रहा है। सरकार मेरे साथ बार बार धोखा दे रही है। सरकार ने इसके पहले कहा था, 1.5 महीना पहले कहा था कि हम आपकी बिजली कार्ड से जमा भी कराएंगे और 15 अगस्त तक आपको एक अच्छी स्कीम देंगे। जो पहले स्कीम चल रही थी इससे बेहतर स्कीम देंगे। हम लोगों ने आसरा रख लिया, चलिए ठीक हो गया। लगभग 1.5 महीना गुजर गया, सरकार को बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी सरकार ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को दोबारा फिर हड़ताल, आज 7 दिन से फिर दोबारा हम लोग हड़ताल पर चले गए। बनारसी साड़ी उद्योग से सीधे तौर पर 2 लाख परिवार जुड़े हैं। मौजूदा दौर में बनारसी साड़ी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब लॉकडाउन ने बुनकरों को बर्बादी के कगार पर ला दिया। कई ऐसे बुनकर हैं जो साड़ी के धंधे से हटकर सब्जी, चाय की दुकान या फिर दूसरे रोजगार से जुड़ गए। जो बचे थे, अब उन्हें बिजली के झटके के साथ सरकार की वादा खिलाफी का झटका जोर से लगा है। इस बार बुनकर ज्यादा गुस्से में हैं और इन्हें लगता है कि इनके साथ छल हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ एक वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया, और अगर उसे पूरा ही नहीं करना था तो वादा क्यों किया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि सरकार इनके इस भरोसे को कैसे जीतती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।